क्लास में कोई नया स्टूडेंट तो नहीं है जिसकी पहली क्लास हो? देखिए, ये आपका आज अभी मैप का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, जो आपका सिलेबस है मैप का, ऐसा कोई मेंशन तो किया नहीं है यूपीएससी ने अपने सिलेबस में कि मैप वो कहाँ से पूछेगा, लेकिन जो ट्रेंड रहा है लास्ट ईयर्स में देखा गया है मैप का, तो आपका पूर्व मध्यकाल तक का, क्योंकि मध्यकाल सल्तनत काल से हम लेते हैं तो आपका मेडिवल एज यानी मेडिवल इंडिया स्टार्ट हो जाता है। तो उससे पहले का जो मैप है एज ए कहा जाए सिलेबस के तहत, तो वहीं तक का हमको करने के लिए रहता है। लेकिन कई बार क्या करती है कि यूपीएससी की एक आध दो प्लॉटिंग जो है प्लेसेस जो है वो मेडिवल का या आपको मॉडर्न एज से, और इस बार तो उसने कंटेम्प्रेरी में जो कुछ चर्चा में रहे स्थल वहाँ से भी उसने पूछ लिए हैं आप लोगों से। तो आप लोगों के लिए जो मैंने तरीका बताया है चार्ट प्रिपेयर करने का, आप पूर्व मध्यकाल तक का जो आज हम मैप करेंगे पूर्व मध्यकाल तक का, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे उस चार्ट को, क्योंकि आप देखेंगे कि जो चार्ट आप पूर्व मध्यकाल तक प्रिपेयर कर लेंगे तो मेडिवल एज में जितना भी आप प्लेसेस देखेंगे अधिकांश है वो आपको पहले से रहेंगे। आपका काम केवल इतना ही रहेगा कि जब चार्ट में आप प्रिपेयर करेंगे, जो विशेषताओं वाला मैं कॉलम लिखाता हूँ उसमें, तो वहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे कि एक ब्रैकेट में कि ये इस काल में भी था। जैसे आएंगे बहुत सारे इक्ताओं के नाम आएंगे जब सल्तनत काल पढ़ेंगे, ठीक ना, एक प्रांतीय प्रशासनिक इकाई के रूप में हम देख सकते हैं इक्ता को, ठीक है, इक्ता आएगा तो बहुत सारे इक्ताओं के नाम उसमें आएंगे। तो चूंकि आपको वैसे आपकी सहूलियत के लिए मैप का बुकलेट में करके दिया गया है, मैप के बुकलेट में आपको मॉडर्न एज तक का दिया गया है। लास्ट में आप देखेंगे अपने बुकलेट में तो उसमें दो अलग से और मैप एक्स्ट्रा मैप दिए गए हैं, प्रमुख किले यानी इम्पोर्टेंट फोर्ट्स और इम्पोर्टेंट पोर्ट यानी प्रमुख पत्तन या बंदरगाह, ठीक है। लेकिन इनका आपको डिस्क्रिप्शन नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि ये वही स्थल हैं जो आप पीछे भी आप देख चुके हैं, पीछे भी इनका मेंशन है, आपको अतिरिक्त करके दिए गए हैं। और आप अपनी सहूलियत के लिए चाहें तो इसी तरह से जो है आप एक राजधानियों का मैप, एक जो है मंदिर का मैप बना सकते हैं आप अपनी सहूलियत के लिए इंडिविजुअल। आपको ये पूरा दिया गया है मैप, इसमें 1857 का विद्रोह तक के स्थल दिए गए हैं, आरंभिक कंपनी शासन, ठीक है, आरंभिक कंपनी शासन तक का ये मैप दिया गया है। आप लोगों ने भी देखा होगा, यदि मैप का क्वेश्चंस पेपर लास्ट ईयर्स के मैप के क्वेश्चंस देखे हों तो वो एंशिएंट इंडिया में पूरा कवर हो जाता है ना। 20 प्लेसेज हैं तो उसमें से जो होता है कि 16 to 17 प्लेसेज जो है आपका एंशिएंट इंडिया तक यानी पूर्व मध्यकाल से पहले तक। और यदि देखा जाए तो मैं तो ये मानता हूँ कि आप वैदिक काल से पहले तक का, यदि आप स्टोन एज, हड़प्पन सिविलाइजेशन और उसके बाद जो होता है कि परवर्ती हड़प्पा वाले प्लेसेज कर लेते हैं, तो उससे आपको जो होता है कि 50 to 60% प्लेसेज आपका हो जाएगा मैप में। आप उठा के देख लीजिए, लास्ट ईयर्स का क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लीजिए, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। आप देख लीजिए कि हर साल 4 से 5 प्लेसेज होता है कि उसका स्टोन एज पे होता ही है, 4 प्लेसेज तो मिनिमम होता ही है आपका, ठीक है ना। तो आप लोगों को देखिए रणनीति के साथ साथ क्या करना है, सारे के चार देखिए हमको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। स्मार्ट वर्क किसी को कहते हैं कि आप सबको होल को तैयार कीजिए, उसके बाद अपनी रणनीति बनाइए, देखिए कि कहाँ से जो है सबसे ज़्यादा प्लॉटिंग प्लेसेस पूछे जाते हैं। और यदि आप मौर्य काल तक का मैप कर लेते हैं, मौर्य काल तक की साइट्स को कर लेते हैं, तो आपको जो होता है कि 70 से 80% साइट्स जो यूपीएससी पूछती है वो आपको कवर हो जाते हैं, ठीक है। आपको अन्य जगह कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो बुकलेट दिया गया है इसमें बड़ा ही जितना भी जो इम्पोर्टेंट प्लेसेज हो सकते हैं, और जो यूपीएससी का एक तरीका रहा है पूछने का, यूपीएससी कभी ऐसा नहीं है कि बहुत डीप में जाके पूछेगी। जो फेमस साइट्स होती हैं किसी रीजन के, किसी काल की, उन्हीं को वो पूछती है। और हर बार जो होता है कि 2 से 3 क्वेश्चंस का उसका रिपीटेशन होता ही होता है।
आप उठा के देख लीजिए ना, 2013 से लेकर 2018 तक का पेपर आप सॉल्व करना, देखना कि हर बार जो होता है कि कम से कम 2 से 3 साइट्स जो हैं उसने रिपीट किया है। इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग लास्ट ईयर्स का जो पेपर आया हुआ यूपीएससी का, ठीक है ना, उनको ज़रूर सॉल्व करके जाएं। अभी तक जो हम गुप्तकाल तक का मैप हम लोग कर चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है। मैप तो आपको वैसे बुकलेट में भी दिया गया है। यहाँ पे क्लास कराने का कार्य इसीलिए रखा गया है, क्लास कराने का उद्देश्य यही है कि एक बार आप उससे गुजर जाएं, ठीक है ना, और जो कुछ किस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना, वो आपको बता दिया जाए। मैप में मेरे से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता आप लोगों को है। और मैं फिर उस चीज़ को दोहराऊंगा, हर क्लास में मैं दोहराता हूँ, जब आप रिवीजन करें अपना पढ़ने के समय, जो सर लिखाते हैं, जो बुकलेट आप पढ़ते हैं, जिन प्लेसेस का नाम आए वहाँ पे उनको अंडरलाइन कीजिए और अपना मैप वाले बुकलेट में आप देखिए कि ये प्लेसेस है या नहीं है तो किस लोकेशन पे है, ठीक है ना। आप यदि ऐसे करेंगे इसको तो बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए मैप। आप लोगों को मैं लास्ट क्लास में भी दिखाया था कि मैप किस हिसाब से वो पूछता है। यूपीएससी पूछता है कि एक राजधानी स्थल, एक नवपाषाण कालीन स्थल, एक मंदिर स्थल, एक पत्तन यानी कि एक बंदरगाह, ठीक है ना, एक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महत्व का स्थल, एक हड़प्पा कालीन स्थल, एक अभिलेखीय स्थल। तो उसका जो मेन फीचर होता है वो यूपीएससी उसी से वो क्वेश्चंस पूछता है। पीरियड वाइज यानी कि काल वाइज जो है वो कम पूछता है यूपीएससी, ठीक है ना। अब वो ये नहीं कहता है कि हाँ ये सही है कि हड़प्पा कालीन स्थल तो हड़प्पा से इसमें पूछेगा पुरापाषाण जिस काल के लिए। अब उसने लिखता है कि एक अभिलेखीय स्थल, तो अभिलेख तो वो किसी भी काल का हो सकता है, उसने ऐसा तो मेंशन किया नहीं है कि मौर्यकालीन अभिलेख या गुप्तकालीन अभिलेख। पर आपको पर्टिकुलर देखना होगा कि उस साइट्स पे कौन सा इंस्क्रिप्शंस है, अभिलेख है। जैसे लास्ट क्लास में भी हम कर रहे थे, गुप्तकाल जब हम किए तो वहाँ पे भी जो है दामोदरपुर का हम चर्चा किए थे, ठीक है ना। उससे पहले भी मौर्योत्तर काल में भी वहाँ पे एक अभिलेख वो था, मौर्य काल में था, ठीक है ना, महास्थानागढ़। और गुप्त काल में कौन सा है आपका, दामोदरपुर। दोनों का लोकेशन एक ही है लेकिन दोनों हैं अभिलेख स्थल। यदि वो पूछेगा कि एक अभिलेख स्थल तो आपको जो है दोनों को मेंशन करना पड़ेगा उसमें। हाँ, डिस्क्रिप्शन उसी का लिखना पड़ेगा। लास्ट में एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा जहाँ पे ऐसा पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है स्थल का, प्लेसेस का, तो वहाँ पे आपको लास्ट लाइन में एक लाइन लिखना होता है कि इस स्थल से एक अन्य अभिलेख, गुप्तकालीन अभिलेख दामोदरपुर भी प्राप्त हुआ है, और उसको आपको दामोदरपुर को अंडरलाइन करना होगा। यदि अपने हेडिंग में महास्थानागढ़ दिया है तो आप पहले महास्थानागढ़ लिखेंगे कि यदि उसने लिखा है एक अभिलेखीय स्थल तो आपको लिखना पड़ेगा कि यह मौर्यकालीन अभिलेख वर्तमान में बांग्लादेश में अवस्थित है। यह अभिलेख जो है अशोक से पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख है, इससे इसकी सूचना मिलती है हमको, और यहाँ से ही गुप्त काल का एक अन्य अभिलेख दामोदरपुर भी प्राप्त हुआ है। आपको इतना ही लिखना है डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि दोनों ही स्थल हैं, दोनों अभिलेख हैं, तो उसने ऐसा तो मेंशन नहीं करके दिया है कि आपको गुप्त काल का लिखना है या मौर्य काल का लिखना है, ठीक है। तो इसलिए आपको दोनों को मेंशन करना होगा और सेफ साइड लेके ये चलना होगा। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको, अब हो सकता है कि उसको महास्थानागढ़ नहीं हो, उसके पास एग्जामिनर के पास दामोदरपुर हो, तो उसको लगे कि दोनों हैं, तो इसलिए आपका नंबर नहीं कटेगा उसमें, ठीक है। हाँ, केवल 30 वर्ड्स में होता है। हाँ, मैंने बताया था आप लोगों को। देखिए, आप लोग डिस्क्रिप्शन की भी चलो चर्चा आपने लोग की है, तो मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन की भी चर्चा कर देता हूँ, ठीक है ना। देखिए, डिस्क्रिप्शन आप मेरे पास कुछ लोगों ने बोला था कि सर डिस्क्रिप्शन हम लिखें कैसे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के लिए आपको चिंतित नहीं होना, बिल्कुल चिंतित नहीं होना डिस्क्रिप्शन के लिए। क्यों चिंतित नहीं होना है? आपको जो है 250 वर्ड्स में, 200 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में पूरा क्वेश्चंस लिखना रहेगा। क्या आपको नवपाषाण काल के 3 फीचर्स नहीं पता होंगे? क्या हड़प्पा काल के 3 फीचर्स पता नहीं होंगे आपको? यदि किसी भी स्थिति में आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं सूझ रहा है
तो पहला तो मैंने ये नहीं बताया, ये तो बताना ही पड़ेगा कि यह अब वर्तमान में किस राज्य में अवस्थित है। यदि जिले का नाम नहीं आ रहा है तो वर्तमान का राज्य का नाम तो बताना पड़ेगा, स्टेट का नाम तो आप लोगों को बताना पड़ेगा किस में अवस्थित है। ठीक है, सपोज करो कि उसने पूछा है आपको हड़प्पा, ठीक है ना, उसने कहा कि एक हड़प्पा कालीन स्थल और हड़प्पा को इसने पूछा है, तो आप सीधा लिखेंगे कि यह स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर अवस्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का आरंभिक स्थल है, जो इसी के स्थल की सर्वप्रथम इसी की खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई और इसी के आधार पर इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। दैट्स ऑल, इतना ही लिखने की आपको उसमें जरूरत है। 30 वर्ड्स लिखना ना आपको उसमें। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जो बुकलेट में आपको डिस्क्रिप्शन लिख के दिया गया है हर उसका इस प्लेसेस का, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको कि उसी को आप याद करें, हूबहू याद करें, नहीं याद करना है। आप जब पढ़ते जाएंगे, आप पूरा बुकलेट के जब आप सर लिखाते हैं उस प्लेसेस के बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं सर, ठीक है ना, उसकी विशेषताओं के आधार पर ही तो हम लिखते हैं किसी भी चीज़ में हो रहा। आपसे पूछा जाए अरिका मेडू के बारे में पूछा जाए, रोमन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, रोमन वहाँ से जोता है कि तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे जोता है कि व्यापार वो था। दैट्स ऑल, यही 30 वर्ड्स में लिखना है आपको, और कुछ नहीं लिखना है उसके लिए। यदि आपसे महाजनपद स्थल पूछा गया तो बताना है कि कौन सा महाजनपद था, वो किस उसमें था, उसकी राजधानी क्या थी, और कोई विशेष बात है उसको तो इस वजह से मैं उसको मैं लिखा देता हूँ विशेषताओं में। आपको यही काम करेगा आपका विशेषताओं वाला जो चार्ट मैं प्रिपेयर करा रहा हूँ, आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम से पहले उस चार्ट को आपको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। यदि आपके पास वो चार्ट है तो सबसे बड़ी बात होती है कि कन्फ्यूजन उसमें बिल्कुल नहीं होता है। और जहाँ पे, और ये मेरा खुद का अनुभव है, यदि कन्फ्यूजन होता है एग्जाम हॉल में तो वो क्वेश्चन तो खराब होता ही होता है, आपका पूरे पेपर पे आपको जो होता है कि इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चंस होता है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, और 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और जिसने थोड़ा भी अच्छा कर लिया उसके जो होता है कि फर्स्ट पेपर में मार्क्स बूस्ट होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। और आप जानते हैं कि यूपीएससी में लड़ाई एक एक नंबर की होती है। तो इसलिए तरीका ये अपनाइए अपना। मैं आपसे लोगों से मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप अपने हिसाब से व्यवहारिक रणनीति अपना के तैयारी किया करें, सैद्धांतिक रणनीति नहीं अपनाएं। नहीं ये किया करें कि नहीं, आप अपनी क्षमताएं, आपको अपने खुद को पता है कि मेरे में कितनी पोटेंशियल है, ठीक है? तो उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को शेप दिया करें। ये नहीं कि फलाना जो होता है कि 18 घंटे पढ़ रहा है तो कोई 24 में से 22 घंटे पढ़ रहा है, तो वो सब नहीं, ठीक है? आप अपने हिसाब से रणनीति बनाइए। यदि आपको कोई और मेथड अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं कि मेरे ही मेथड को पूरी तरह फॉलो, यदि आपके पास इससे अच्छा कोई और इनोवेटिव मेथड है जिससे और आप अच्छा कर सकते हैं तो वो कीजिए। केवल एक उद्देश्य यही होना चाहिए कि मैप का जो 20 प्लॉट आए, कम से कम उसमें मेरा जो होता है कि 15 से 16 जो है 80% प्लेसेस में अच्छे से कर लूँ। और ये आपको मैं श्योर एंड गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप मैप में जाएंगे, उसमें से जो होता है कि 2 से 3 प्लेसेस में आपको कन्फ्यूजन होगा ही होगा, ठीक है ना? उसके लिए चिंतित नहीं होना है। हमको 20 का 20 सही नहीं करना। मैं आपसे खुद कह रहा हूँ कि यदि मेरे को भी वहाँ पे करना होगा, मेरे पास भी यदि आप लोगों का मैं टेस्ट लेता हूँ, यदि आप भी मेरे को बना के एक पेपर दे दें, सर आप ही सॉल्व करके दिखा दीजिए, तो हो सकता है कि मैं भी उसमें से 20 में से जो होता है कि 18 ही जरूर सही कर पाऊँ या 17 ही सही कर पाऊँ, ठीक है? ये तो यहाँ की बात हुई। एग्जाम हॉल का प्रेशर ही कुछ दूसरा होता है। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है आपका। आप लोग क्या करते हैं, बड़ा ही एक महत्वाकांक्षी योजना बना के आप काम करते हैं, ठीक है ना? महत्वाकांक्षी योजना इसलिए कि आप देखता हूँ कि मैं आप लोग आते हैं कि सर उसमें वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, उस मैप में आप देखिए कि वहाँ पे ये पॉइंट ये किया गया है उसका। एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि मैप में कि वो मैनुअली बनाया गया, हाथ से इसको प्लॉट किया जाता है, एग्जैक्ट नहीं किया जाता।
और इसको कंप्यूटर से करने का कोशिश भी किया गया, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी वो सही नहीं है हो पाता है। अब पता नहीं यूपीएससी कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करती है कि वो कंप्यूटर से उसको कर लेती है, इसको कोशिश किया गया तो नहीं हुआ उसमें, ठीक है। और कंप्यूटर में भी यदि एग्जैक्ट लोकेशन पे जाते हैं, क्योंकि अब मैंने बताया कि वो आपको जब पता चलेगा ना, आप खुद से हाथ से उसको पॉइंट आउट करते हैं, तो वो एक व्यवहारिक पहलू से पता चलता है कि हमको कितना पता चलेगा वहाँ पे। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप लोग ये तैयारी कीजिए कि उसके आसपास जो क्षेत्र है, ठीक है ना, हो सकता है कि थोड़ा दाएं बाएं ऊपर नीचे होगा, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत उसमें होगा। अब आपको पता है कि यहाँ से यदि पूछा जाए आपसे उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पे आपसे पूछा जा रहा है कि एक महाजनपद और नेपाल से लगते हुए है न उसमें सीमा पे, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। वहाँ पे कुशीनगर जो मल्ल महाजनपद है, कुशीनगर राजधानी हुई, तो मल्ल आपको लिखना ही होगा उसमें, ठीक है ना। आपको वहाँ पे सोचने की ये जरूरत नहीं है कि ये थोड़ा सा दाएं है या बाएं है, यूपीएससी के क्या है, ठीक है ना, क्योंकि आपको प्लॉट नहीं करना है, एग्जैक्ट प्लॉट नहीं करना है। ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चन पेपर नहीं है ज्योग्राफी का। आप ज्योग्राफी वाले कोई आपका मित्र होगा जो ऑप्शनल जिनका होगा, उनको भी मैपिंग करना रहता है, ठीक है ना। ये ज्योग्राफी का मैप नहीं है, ये हिस्ट्री का मैप है। हिस्ट्री के मैप से आपको ये परिचित कराने का कोशिश किया जा रहा है कि आप क्या कुछ समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। आपको वहाँ पे वो प्रैक्टिकल नॉलेज को चेक करने की कोशिश की जाती है उसके माध्यम से। यदि आपसे पूछा जा रहा है राजस्थान में, सॉरी मध्य प्रदेश में है, मालवा वाले रीजन में है, ठीक है ना, और गुजरात और राजस्थान से पास में पड़ रहा है जो स्थल, उसमें वहाँ पे देखा जाए, और पूछा जाता है कि एक राजधानी स्थल या एक मंदिर स्थल, तो आपको उज्जैन लिखना ही होगा उसमें, कि इतना सोचना ही नहीं कि यहाँ पे कोई और होगा। इस बार पूछा था जम्मू एंड कश्मीर में सूर्य मंदिर, सूर्य जम्मू कश्मीर में एक ही मंदिर है, सूर्य मंदिर, मार्तंड का सूर्य मंदिर। आपको सोचना ही नहीं है कि और कुछ, कि ये कुछ और भी हो सकता है, जो एग्जैक्ट है उसको आप लिखिए। आपको ये नहीं ध्यान देना कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ पे है या मंदिर या नहीं है, कि जब उसने किया है कि एक सूर्य मंदिर, तो एक ही मंदिर है, तो वही लिखना पड़ेगा। महाराष्ट्र में पूछा था, इसी बार पूछा था कि एक गुफा चित्रकला स्थल, केव पेंटिंग साइट, अजंता एलोरा है, पता चल रहा था सीधे। तो कहने का मेरा तात्पर्य यहाँ पे यह है कि आप आइडेंटिटी क्वेश्चंस की जो लोकेशन है उसमें, और जो क्वेश्चंस पूछा गया है उससे आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया कीजिए। इसलिए मैंने कहा था कि आपको पहली क्लास में भी मैंने बताया था, और लास्ट क्लास जो कुछ उसमें था, आधे घंटे की जो क्लास ली थी मैंने उसमें, तो मैंने उसमें भी यही बताया था कि आप लोग कैसे, क्यों मैंने बताया था कि आपको कि वर्तमान का जो प्रेजेंट स्टेट है उनकी बाउंड्रीज को हमको याद करने की क्यों आवश्यकता है। याद करना कि मतलब माइंड में एक होना चाहिए कि यदि मैप है, ये है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो इसलिए ये जरूरी है आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए ज़रूरी यही है, मैप के लिए भी मैं आपसे बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे पढ़ने के साथ साथ आपको खुद से एक बार उसको प्लॉट जरूर करना होगा। आप जब तक खुद से उसको प्लॉट नहीं करेंगे, ठीक है ना, तब तक उसके आपको विशेषता, वो तब तक आपको वो याद नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप सोचेंगे कि मैं जब मेरे को मेंस लिखना होगा, जब ज़रूरत होगी मैं तभी मैप कर लूँगा, तो फिर आप फंस जाएंगे। मैं डेली आपसे कहता हूँ कि आप कुछ मत कीजिए, केवल 15 मिनट मैप को दे दीजिए अभी से, डेली 15 मिनट। एक काल के मैप को उठाइए, आपको लास्ट में गुप्ता पीरियड कराया गया था, गुप्ता काल का मैप कराया गया, तो उसमें जो होता है 15 मिनट दीजिए, देखिए कि गुप्ता काल के जो होता है कि आप खुद से पहले यहाँ पे देखा, आपने मैप में देखा बुकलेट में, और गुप्ता काल के जो होता है कि जितने भी स्थल हैं आपको मैप में कराए गए हैं, उनको एक पेज पे आप लिख लीजिए, ठीक है ना।
और आप खुद से जो होता है कि प्लेन मैप लीजिए और बिना मैप की बुकलेट को बंद कर दीजिए और आप खुद से प्लॉट कीजिए। वहां पे आपको प्लॉट नहीं करना है, लेकिन आप खुद से उसको प्लॉट कीजिए। तो जितनी भी आपको दिक्कतें उसमें प्लॉटिंग में आएंगी ना, जब वहां पे होगा, तो उसी से आपको व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। कहते ना कि महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति होने में लगा था, उनको भी, ठीक है ना, निर्वाण की प्राप्ति। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैप बहुत इजी है यदि आप एक बार करने लगे। और मैं देखता हूँ कि बच्चे मैप के क्वेश्चन से डरते हैं। जब आप लोग यूपीएससी का मेंस लिखेंगे, हिस्ट्री का क्वेश्चन जिस दिन पेपर होगा, आप देखेंगे कि एग्जाम हॉल पे सभी लोग क्या करते हैं, मैप लिए हो रहेंगे और उनको प्लेसेस को रट रहे होंगे। उस दिन से रटने से कोई फायदा नहीं होगा, उससे उल्टा आपका कंफ्यूजन होगा। और सबसे ज़्यादा दिक्कत मैप में किनको होती है, वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को होती है। मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि वो नहीं पढ़ते हैं मैप को। क्योंकि पढ़ते इसलिए नहीं, कोई कराता नहीं है मैप को। आप किसी और कोचिंग में चले जाइए, किसी भी कोचिंग में चले जाइए आप, चाहे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कोई भी है, हिस्ट्री की, मैप का क्लास कोई नहीं कराता है। कराने के लिए क्या है कि एक दिन क्लास करा दिया और खाना पूर्ति वो हो जाती है। और जब यदि आपके साथ मेहनत नहीं की जाएगी तो आप लोग भी उसको अलग रख देते हैं कि हाँ भाई देखा जाएगा जब जरूरत होगी। मैप का आपको हेल्प हर जगह मिलेगा, ठीक है। यार एक हमारा जाता है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हमको अपना के चलनी है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सही, ऑप्शनल सही, जीएस सही या एसए सही। आज के उस युग में आप जो है यूपीएससी में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं अपनाएंगे तो यूपीएससी क्रैक करना बड़ा मुश्किल है आज के उसमें। आप यह देखिए कि आपके पास जो नॉलेज है, मैं उसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकता हूँ। इसलिए सर कहते भी हैं, आप लोगों से कहते हैं कि थोड़ा चिंतन मनन किया कीजिए, थोड़ा सोचा कीजिए उस चीज़ पे। लेकिन आप लोगों के साथ कई बार क्या दिक्कत होती है कि सोचने के क्रम में आप जो होता है कि बहुत ऊपर तक चले जाते हैं, ठीक है ना। फिर जो होता है कि आप बुद्धा की तरह जो है ज्ञान की प्राप्ति सोचते हैं कि उसी से मिल जाए। मतलब अपने सिलेबस का आपको पता होना चाहिए, जीएस का सिलेबस ये है, हिस्ट्री का सिलेबस ये है, इसमें कैसे ये कोरिलेट हो रहा है, आपको चिंतन मना उस संदर्भ में करने की बात कही गई है। अब आप क्या खो जाते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो उसी पे आप रिसर्च करने लगेंगे। ठीक, इसको मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, अपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस टैग में कैसे मैं इसको यूज कर सकता हूँ, ऐसे में यदि आएगा चीज़ तो मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप लोग? अभी जो होता है कि श्रेणी ट्रस्ट ने जो है महाराष्ट्र को 500 करोड़ दिया ना। अब आपका जो है चोला काल अभी नहीं हुआ ना, चोल काल जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, उसमें मंदिरों की भूमिका, ठीक है ना। प्राचीन काल में जो होता है कि हमारे मंदिर जिस हिसाब से आज श्रेणी के ट्रस्ट ने जो दिया है सिंचाई व्यवस्था के विकास के लिए, आप पढ़ेंगे कि नगरीकरण में जो होता है कि मंदिरों की भूमिका उस समय होती थी। उस समय के मंदिर जो है सिंचाई व्यवस्था के विकास के लिए खुद वो दान देते थे, वो जो होता है कि सहायता करते थे उनका, ठीक है ना। आज वही परिपाटी पे जो होता है कि चलते हुए साईं जो ट्रस्ट है, साईं मंदिर जो है, उसके जो है 500 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार को उसने दिए हैं। बीइंग ए हिस्ट्री स्टूडेंट, बीइंग ए हिस्ट्री ऑप्शनल, आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है ना। आप यदि लिखें अब यदि आपसे क्वेश्चन आता है कि भाई कि सामाजिक आर्थिक विकास में मंदिरों की भूमिका बताइए, क्या नगरीकरण में या उसमें बताइए, पॉइंट लिखिए, तो आप उसको मेंशन कीजिए। आज कि प्राचीन काल से होता आ रहा था, आज भी, और आज भी हम देखने को मिल रहा है, ये अच्छी चीज़ है। यदि आपको करंट के रूप में पूछा जाए कहीं पे हो तो इसको आप कीजिए। यदि करंट में लिखना तो आप हिस्ट्री का रेफरेंस ले सकते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, एक अच्छा कदम ये है, होना चाहिए ऐसा। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि आप ऐसे याद रखा कीजिए, ऐसे किया कीजिए, ठीक है ना। अब मंदिरों के उसमें था तो हो सकता है कि अगली बार यूपीएससी जो है कि कुछ मंदिरों को लेके पूछ सकती है, चोल काल में कौन से मंदिर थे, गंगा कोंड, चोलपुरम, मीनाक्षी मंदिर, मदुरै, तो इन सब पे आपको होना चाहिए।
यही पढ़ने का तरीका होता है आप लोगों का। आप लोग कहते हैं कि सर मैं करंट को तैयार कैसे करूं। हो सकता है कि आप लोगों के लिए वो केवल न्यूज़ रही हो, कुछ लोगों ने पढ़ा हो, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा हो उसको, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो, ठीक है ना। कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं उसको, एथिक्स के पेपर में भी आप यूज कर सकते हैं। आपको रिसोर्स क्रंच की समस्या है, मंदिरों से आप यदि कर लेते हैं धन प्राप्त कर सकते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। आपको यदि कोई एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, आप नीति बनाने के लिए बोला जाता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। इसमें एक नया इनोवेटिव होगा, पॉइंट होगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य यहाँ पे यही आप लोगों से कि आप होल स्टडी आप पूरे रूप में देखा कीजिए, उसको खाँचों में बांट के मत पढ़ा कीजिए कि हाँ मैं मैप पढ़ रहा हूँ तो हिस्ट्री के लिए ही है मैप, इसके अतिरिक्त मेरे को कोई और ज़रूरत नहीं है उसको। आप सोचते होंगे कि सर आए थे मैप के लिए और पता नहीं क्या लेक्चर देने लगते हैं सर। देखिए मैं आप लोगों को हो सकता है कि लगे, पर ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि जिन गलतियों से कारण मैं जो चीज़ें मैंने झेली, ठीक है ना, मेरे को लगता है तो आप लोग जो है कि उनसे उबर जाएं, आप लोग ऐसी गलतियां ना करें। हम गुप्त काल तक का मैप देख चुके थे, डायग्राम चार्ट परफेक्ट, ठीक ठीक। चार्ट अभी देख लेते हैं, फिर चार्ट आज पूरा प्रिपेयर करेंगे, ठीक। हाँ, सभी के साथ बुकलेट होगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। हर्षा आप लोग कर चुके हैं हर्षवर्धन का। तो पहला नाम आया होगा थानेश्वर, थानेश्वर आया। थानेश्वर कहाँ पे है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में, ठीक है। तो ये यदि पूछा जा सकता है आपसे, एक देखिए 2-3 तरह से आपसे ये पूछा जा सकती है ये साइड। पहली तो एक राजधानी स्थल, ठीक है ना। दूसरा पूछा जा सकता है कि एक युद्ध स्थल, कुरुक्षेत्र महाभारत काल का, ठीक है ना, तो इसलिए भी पूछा जा सकता है आपको युद्ध स्थल के रूप में। और दूसरा तीसरा हो सकता है कि एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में, जब राजधानी था तो प्रशासनिक केंद्र तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है थानेश्वर। दूसरा आपको दिया गया है उत्तर प्रदेश में 3 स्थल आपको मिलेंगे, आपको बुक मैप में भी दिखा रहा है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। 2 नंबर पे बांसखेड़ा, 3 नंबर पे कन्नौज और 4 नंबर पे मधुबन। 2 नंबर पे जो बांसखेड़ा है वो किस जिले में है? यूपी के शाहजहाँपुर में, ठीक है ना। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? हर्षवर्धन का जो होता है कि एक ताम्रपत्र, ठीक है ना। अब आप लिख सकते हैं यदि आपको बांसखेड़ा पता है, ठीक है ना। हर्ष के बारे में लिखते हैं, जो सूचनाओं का जो एक उसके लिए माना जाता है कि भाई हर्ष का जो दरबारी कवि था, ठीक है ना, कौन था? बाणभट्ट। और एक दूसरा यात्री जो आया था विंसंग, ठीक है ना, तो उनके आधार पे माना जाता है कि उन्होंने कुछ वो लिखी, लेकिन उनकी कुछ सूचनाएं जो होता है कि हमको बांसखेड़ा से बने ताम्रपत्र, मधुबन से भी उसका जो ताम्रपत्र मिला हुआ है उससे भी, ठीक है ना, और कन्नौज से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनसे भी हमको प्राप्त होता है, तो आप उसके भी यूज कर सकते हैं। पहला है आपका बांसखेड़ा जो कि यूपी के शाहजहाँपुर में है और यहाँ से हर्षवर्धन का ताम्रपत्र मिला है। और तीसरा है आपका कन्नौज, ठीक है। ये कन्नौज जो चूंकि अपना यूपी का एक खुद में ही जिला है, ठीक है ना, यही इसी को लेके आप जब पढ़ेंगे त्रिदलीय संघर्ष की भी चर्चा पाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट अभी आप पढ़ेंगे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक सामरिक केंद्र है, ठीक है ना। यहाँ पे ये कई बार यूपीएससी पूछ भी चुका है कन्नौज को आपको, ठीक है। ये कन्नौज आप देखेंगे सामरिक महत्व का केंद्र था, ठीक है। चौथा है आपका मधुबन। मधुबन कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में है। यहाँ से भी क्या मिला था आपको? एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो आपको पता चलना चाहिए कि हर्ष का जो साम्राज्य था, ठीक है, जहाँ पे वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं तो पता चलता है कि हर्ष का साम्राज्य कहाँ कहाँ पे था, ठीक है ना। तो साम्राज्य विस्तार के बारे में यदि कभी लिखने के लिए आए आपको और यदि पूछा जाए तो आपको यदि मैप पता है कौन कौन सा स्थल कहाँ से प्राप्त हो रहा है तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। पहला हमने देखा हरियाणा में थानेश्वर, दूसरा यदि यूपी में हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में तो दूसरा था आपका बांसखेड़ा शाहजहाँपुर जिले में,
जहाँ से हर्ष का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। तीसरा स्थल है कन्नौज, ठीक है ना, कन्नौज होता है कि सामरिक महत्व का केंद्र था, ठीक है। और चौथा है आपका मधुबन, आजमगढ़ जिले में, जहाँ से कि ताम्रपत्र, हर्ष का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में दो प्राप्त हुए हैं उस काल में, एक गौंड और एक कर्ण सुवर्ण। गौंड क्या था आपका, मालदा जिले में है, वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ का जो होता है कि शशांक, शशांक, ठीक है ना, थैंक यू। यहाँ पे जो होता है कि मेनली उस समय पता होगा आप लोगों ने जब हर्ष पढ़ा होगा, तो यहाँ पे जो गौंड वंश जो था वहाँ का शासक शशांक था, ठीक है ना, मालवा का भी शासक था। तो दोनों से जो होता है कि हर्ष का युद्ध हुआ था, जिसमें कि शशांक ने जो होता है कि उसके जीजा, ठीक है ना, ग्रहवर्मा की जो है हत्या कर दी थी। आगे जो होता है कि उसी का बदला लेने के लिए वो पहुंचा यहाँ तक गौंड पे, लेकिन जो होता है कि शशांक यहाँ से भाग गया, लेकिन वो अंतिम रूप में हर्ष उसको पराजित नहीं कर पाया था। लेकिन यह जरूर है कि वहाँ यहाँ तक का दौरा जरूर किया था। तो गौंड था। और छठे नंबर पे आप देख रहे हैं कर्ण सुवर्ण, यह भी कहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में है। ये जो बंगाल वाला जो शासन रीजन था ये भी गौड़ वंश का ही था पूरा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो होता है कि ये महत्वपूर्ण एक प्रशासनिक केंद्र था कर्ण सुवर्ण, ठीक है ना। गौड़ आप देख रहे हैं ये उसकी मेनली राजधानी भी थी शशांक का, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं असम में प्रयाग ज्योतिषपुर। प्रयाग ज्योतिषपुर इससे पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे जो होता है कि एक कामरूप राज्य था, ठीक है ना, कामरूप राज्य था, तो ये उसकी राजधानी थी। और यहीं पे जो होता है कि मंदिर है, एक देवी का मंदिर जिसको हम बोल रहे हैं कामाख्या देवी का मंदिर। तो यूपीएससी इसको दोनों रूप में पूछ चुकी है आपसे, एक मंदिर के रूप में भी पूछ चुकी है, एक राजनीतिक स्थल के राजधानी के रूप में भी आपसे पूछ चुकी है यूपीएससी। इसको स्थल एक ही है लेकिन दो अलग तरीके से वो पूछ चुकी है आपसे। अब वो देखते हैं 8 नंबर आपका मालवा। मालवा का शासक कौन था उस समय, ठीक है ना। ये सही है कि मालवा में जो उत्तर गुप्तों की राजधानी वो थे, देवगुप्त ने इसकी जो है, देवगुप्त यहाँ का शासक बना था, लेकिन उस समय यहाँ का शासक यशोधर्मन था। हर्ष के समय यशोधर्मन था, ठीक है ना। यही उसका जो है कि राजधानी भी थी मालवा, ठीक है ना। तो ये भी एक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहेगा आपको, ठीक है। अगला स्थल हम देख रहे हैं 9 नंबर पे आपका वल्लभी, ठीक है। यहाँ का शासक कौन था, ध्रुव सेन। ध्रुव सेन के साथ जो होता है कि हर्ष ने अपनी किसका शादी की थी, ठीक है, उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे हर्ष ने, ठीक है। और यहीं पे आपको क्या मिलेगा, क्योंकि वल्लभी एक राजधानी भी है, मैत्रक वंश की जो मैत्रक वंश का शासक था, ठीक है ना। तो वल्लभी एक राजधानी भी है आपका। वल्लभी जो होता है दूसरा शिक्षा केंद्र भी है, विश्वविद्यालय, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। तो वहीं पे लिख लीजिए, यदि लिखा हो यहाँ पे, आपका नहीं लिखा होगा, ठीक है ना, तो उसमें ब्रैकेट में लिख लेना एक शिक्षा केंद्र। ये कहाँ पे है, भावनगर, भावनगर जिले में है, गुजरात के भावनगर में। और यहीं पे हम लोगों ने देखा था हर्ष उसमें हड़प्पा काल में, यहीं पे आपका मिलेगा पादरी, ठीक है ना, ये पादरी था यहाँ पे हड़प्पा काल में। और आप देख रहे हैं गुप्तोत्तर काल में यहाँ पे वल्लभी। वल्लभी एक शिक्षा केंद्र भी है, दूसरा राजधानी भी है, दोनों रूप में आपसे पूछा जा सकता है। मैत्रक वंश के ध्रुवसेन जो था शासक, जो कलिंग,
कलिंग आगे अभी चलता रहेगा। यहाँ पे जो है आपका शासन था उस समय, सॉरी लाट, 10 नंबर पे लाट। लाट यहाँ से एक जो है रेशम बुनकरों के लिए प्रसिद्ध थी ये स्थल। यहाँ पे जो था रेशम बुनकरों की श्रेणियाँ रहती थी जो कि गुजरात के भरूच जिले में है, ठीक है ना। और भरूच जिले में यहीं पे जो था कि आपका भड़ौच बंदरगाह भी है, ठीक है ना। यदि बंदरगाह के रूप में आपसे पूछेगा तो आप लिखेंगे भड़ौच, और यदि पूछे गुप्तोत्तर काल के रूप में या जो है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी के लिए प्रसिद्ध, तब आप लिखेंगे लाट। और यहीं से लाट के यदि जहाँ पे ये मैं बिंदु ये रखा हुआ है, यहाँ पे यदि मैं पूछ लूँ कि एक गुफा चित्रकला स्थल, तब कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? अजंता एलोरा यहाँ पे हुआ, बाघ की गुफाएं। लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब मैप अभी इसी में लगा हुआ है, मैप भी देख लीजिए उसको भी, ठीक है ना। 3 नंबर पे, ठीक है ना, बाघ की गुफाएं। और वो 15 नंबर पे आप देख लीजिए अजंता एलोरा। इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि आप लोग जो स्टेट की बाउंड्रीज हैं, ठीक है ना, एक बार वो यदि आपको माइंड में है तो ये कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। आपको पता होता है कि यहाँ तक आपका जो है कि एमपी आ रहा है, एमपी की सीमा यहाँ तक है मध्य प्रदेश की, आपको पता होता है कि एमपी में ही बाघ की गुफा है। एमपी में है तो एमपी में एकमात्र गुफा चित्रकला स्थल इस रीजन में एक ही है बाघ, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन का कोई मतलब ही नहीं था आप लोगों। और पता होता कि ये नीचे, उसके नीचे जाके है आपका महाराष्ट्र में अजंता एलोरा है, और महाराष्ट्र की सीमा कहाँ से कहाँ पे स्टार्ट, कहाँ पे हो रहा है, तो कोई कन्फ्यूजन होने नहीं था। इसलिए आपको जो है कि रिवीजन किया कीजिए आप लोग। देखिए आप लोग यदि नहीं करेंगे तो उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। आप लोग, क्योंकि एग्जाम आप लोगों को देना, कलेक्टर आप लोगों को बनना है, बनने तो सभी लोग कलेक्टर ही आए हैं ना, यानी डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। और मेहनत, बिना मेहनत के जो है कि स्वयं के मेहनत किए हुए फल मिलता नहीं है, तो इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा मेहनत आप लोग कर लीजिए। अभी बहुत ईजी है यदि आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, ठीक है। कलिंग खारवेल का शासन था, ठीक है ना। 12 नंबर पे हम देख रहे हैं राजमुंदरी, ये आपका आंध्र प्रदेश में है, पूर्वी गोदावरी जिला है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। यहाँ पे है राजमुंदरी, ये जो है कि पूर्वी चालुक्य। अभी आप जो पल्लव चालुक्य स्टार्ट हो गए आप लोगों का, नहीं, ठीक है ना। तो चालुक्यों की भी कई शाखाएं थी, तो उसी में जो है कि पूर्वी चालुक्य थे, तो उनकी ही एक ये स्थल था राजमुंदरी। आप लोगों को लिखा होगा उसमें, देखिए आप लोग डिस्क्रिप्शन वाले उसमें लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। वर्तमान समय में राजमुंदरी आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी गोदावरी जिले में गोदावरी नदी के तट के पास स्थित है। इस नगर की स्थापना पूर्वी चालुक्य वंश के शासक राज नरेंद्र यानी राज महेंद्र ने किया था। बाद के काल में इस पर काकतीय, दिल्ली सल्तनत, बहमनी, विजयनगर आदि राज्यों का कब्जा रहा। पूर्वी चालुक्य के काल में ही यहाँ पर श्री वेणुगोपाल स्वामी मंदिर का निर्माण हुआ, जिसको गयासुद्दीन तुगलक ने मस्जिद में तब्दील करवा दिया था। आधुनिक काल में यह फ्रांसीसी जर्नल बुस्सी का मुख्यालय भी रहा था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट्स है, याद रखना राजमुंदरी। 13 नंबर पे हम देख रहे हैं आपका बातापी, ऐहोल और पट्टादक्कल। आप देखेंगे अपने मैप में, देखेंगे वहां पे तीनों के लिए एक ही वर्ड यूज किया गया है आपका, बातापी, ऐहोल और पट्टादक्कल। चूंकि तीनों जो हैं आपका बालाकोट जिला, सॉरी बागलकोट, कर्नाटक का बागलकोट जो जिला है उसी में तीनों स्थल अवस्थित है, ठीक है ना।
और ये तीनों स्थल जो होता है कि इसी काल से मेनली संबंध है, इसलिए इनकी चर्चा यहाँ पे करना जरूरी था। यदि इसको मैं बहुत पॉइंट आउट करता तो मिला के भी जो होता है तीनों का एक ही सर्कल बन जा रहा था। आप लोग देखेंगे, यदि आप गूगल मैप में डाल के देखेंगे दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस दिखेगा, लेकिन जब उसको नेग्लिजिबल कर देंगे, उतने ही साइज में करेंगे, तो दोनों तीनों जो है एक ही बिंदु पे आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें आपको ध्यान रखना है, यदि पूछेगा आपसे वातापी, ठीक है ना, तो ये राजधानी थी, लिखा होगा, ठीक है ना, चालुक्यों की राजधानी थी ये। आपसे पूछेगा ऐहोल, यहाँ से जो होता है कि एक प्रशस्ति भी मिली है, चालुक्य शासक जो था आपका रवि कीर्ति, ठीक है ना, वो भी मिला है यहाँ से आपको ऐहोल आपका पढ़ेंगे तो ये मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। और पट्टादक्कल में भी आप देखेंगे, यह भी आपके मंदिरों के लिए फेमस है। यदि आपसे पूछा जाता है कि एक राजधानी के रूप में यहाँ पे, तब आपको चर्चा करनी होगी वातापी की। यदि ये पूछा जाता है आपको एक प्रशस्ति स्थल या एक अभिलेख स्थल, तब आपको ऐहोल की चर्चा करनी होगी। और यदि पूछा जाता है आपसे कि एक मंदिर स्थल, प्रसिद्ध मंदिर स्थल, तब आपको ऐहोल की चर्चा भी करनी होगी और पट्टादक्कल की भी चर्चा करनी होगी। ठीक है, अब आते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में आपका है मैसूर। आप देख रहे हैं मैसूर हमेशा से ही फेमस रहा है, ठीक है ना, और वर्तमान में जो है कि अपने दशहरा के लिए काफ़ी फेमस है। और आप जब मॉडर्न इंडिया में आएंगे तो टीपू सुल्तान और हैदर अली से जो आपका परिचय होगा, तो मैसूर उस काल में भी फेमस था। ठीक है, मैसूर का नहीं तो आप उसकी बाउंड्री पे दोनों पे है ना, वो कर्नाटक का केरल का, ठीक है ना। एटलस है, एटलस दिखाना एक बार। आप भी देखिए, एक्चुअली उसी की सीमा पे थोड़ा सा वो है, आप देखेंगे ना, तो उसी में आप जब वहाँ पे जाएंगे तो सही पड़ेगा। ठीक है, 15 नंबर पे आपका है सितन वासल जी। ये भी जो है कि ये जैन, जिस हिसाब से बौद्ध चित्रकला के लिए फेमस है आपका अजंता एलोरा, ठीक है ना, उसी हिसाब से जो है जैन चित्रकला के लिए फेमस है आपका सितन वासल। तमिलनाडु के किस में है ये? तंजौर जिले में। आपको लिखा हुआ भी इसमें आप पढ़ेंगे, सित्तनवासल तमिलनाडु राज्य के तंजौर जिले में स्थित है। सित्तनवासल का अर्थ है जैन मुनियों से संबंधित सिद्धों का निवास। सित्तनवासल अपने शैल मंदिर और गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पल्लव शासकों ने बनवाया था। यहाँ उत्कृष्ट भित्ति चित्रों के अवशेष मिले हैं। इन भित्ति चित्रों को खोजने का श्रेय फ्रांसीसी शोधकर्ता दुर्वील को है। वैसे सित्तनवासल के भित्ति चित्रों को पांड्य शासक मांडवर्मन राजा सिंह प्रथम से भी जोड़ा जाता है। और यह भी इस बार पूछा था आप लोगों से। वातापी भी इस बार आपसे पूछा था, सित्तनवासल भी इस बार आपसे पूछा था। आप लोग कहते हैं कि सर इसके अलावा मैं और क्या पढ़ लेता हूँ मैप के लिए। मैं आप लोगों से कहता हूँ मेरा जो ये बुकलेट है इसी को आप अच्छे से तैयार करके चले जाइए, इसी से आपका जो है कि प्लॉट बन जाएगा, इसी से आप पेपर हो जाएगा। जो 20 का 20 आ रहा है ना, 20 का 20 की गारंटी मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं जो है कि 16 से 18 प्लेसेज मेरे बुकलेट से आपको बन जाएगा, आराम से हो जाएगा। पेपर उठा के देख लीजिए ना आप, यूपीएससी का पेपर जितने साल का आप उठा के देखें, जो मैप उसने पूछा है, क्योंकि तैयार उसी बेसिस पे ये इसको किया गया है मैप को। और यदि किसी को नहीं आएगा तो वो किसी को नहीं आएगा यूपीएससी का स्तर, ठीक है ना, किसी को नहीं आएगा वो। ठीक है, ये है आपका बेसिकली कहा जाए तो सिलेबस हमारा यहीं तक का है मैप का। लेकिन सिक्योरिटी के लिए आपको जो करना है, हम पूर्व मध्यकाल भी फिनिश करेंगे, अभी देखेंगे। और साथ में इन्होंने कहा कि चार्ट प्रिपेयर कराने वाला वो भी मैं कराऊंगा अभी, ठीक है ना। तो पूर्व मध्यकाल अभी आपका शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जो होता है कि मैं एक बार आपको झलक
दे देना चाहता हूँ, क्योंकि जब नया नया स्थल आएगा तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। और इसमें के बाद तो जो है कि आपको वो भी करके दिया गया है, आप बुकलेट में आप देखिए, मैप के बुकलेट में एक आपको उसमें दिया गया होगा, पहले मैप दिया गया हो, फिर उसका एक शॉर्ट वर्जन दिया गया लिख के, जो आप लिखते हैं ना कि अजमेर है तो चौहान शासकों की सत्ता का केंद्र ब्रैकेट में राजस्थान, खजुराहो चंदेलों की सांस्कृतिक राजधानी छतरपुर के निकट मध्य प्रदेश, विक्रमशिला एक प्रमुख शिक्षा केंद्र। ये इसलिए एक्चुअली ये था ही इसलिए करके दिया, आप देखेंगे आगे के जितने भी मैप होंगे उसमें ये करके दिया गया आपको, ये इसीलिए दिया गया कि इससे पहले तो हम लोग क्लास में करते ही हैं, ठीक है ना, इसके आगे वाला हम लोग क्लास में जर्नली नहीं करते हैं क्योंकि ज़रूरत उसकी नहीं होती है, आप लोगों की सहूलियत के लिए ये करके दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन हम अभी उसकी हम चर्चा करते हैं, पूर्व मध्यकाल की भी थोड़ी झलक हम ले लेते हैं। देखिए हमारा तरीका वही है ऊपर से स्टार्ट करने का, ठीक है ना। तो हम देखेंगे इसमें मार्किंग में थोड़ा वो हो सकता है कि आपको ऊपर देखने को मिलेगा 15 नंबर और सबसे लास्ट में है तवर हिंद यानी भटिंडा, पंजाब में, ठीक है। एक्चुअली पहले इसमें यही थोड़ा वो हो गया है, इसमें आप लोग पहले हम मैप 2 करेंगे पूर्व मध्यकाल का जो आपकी बुकलेट में दिया गया है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो था अफगानिस्तान से स्थल दिए हुए हैं। तो 7 नंबर पे स्थल आपका कौन सा दिया गया है, गजनी, ठीक है ना। आप लोग देखेंगे 7 नंबर पे अफगानिस्तान में दिया गया है गजनी, गजनी के आक्रमण की आप लोग चर्चा पाएंगे, जिस हिसाब से सिकंदर आया था आपका, एक यहाँ पे मैंने स्थल भी पूछा था आप लोगों से, सिकंदरिया, ठीक है ना। तो ये कुछ कुछ फेमस स्थल होते हैं, यूपीएससी पूछ लेता है कई बार, तो गजनी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। गजनी पहले नंबर पर देखो यही पूछा था उसने, मारतंड का मंदिर, इस बार पूछा था सूर्य मंदिर मारतंड का, ठीक है ना। और 10 नंबर पे आप देखते हैं अब प्रेबरपुर, दोनों में बहुत कम अंतर है, आप देखेंगे ये भी एक मंदिर है प्रेबरपुर भी, ठीक है ना। ऊपर जो है सूर्य का मंदिर है और नीचे 10 नंबर पे आप देख रहे हैं ये प्रेबरपुर, ये आपका शिव मंदिर है। आप अपना बुकलेट में देखिए जरा उसको, वो पहला जो है आपका अनंतनाग में, और ये कौन सा आपका श्रीनगर के निकट, दोनों बिल्कुल पास में है। क्योंकि देखिए यदि वो पूछता हमसे, यूपीएससी यदि ये पूछता केवल एक मंदिर स्थल, ठीक है ना, तो तब हमको थोड़ा कंफ्यूज हो सकता था कि हम प्रेबरपुर लिखें या मारतंड लिखें, लेकिन उसने पूछा ही इसलिए था कि एक प्राचीन सूर्य मंदिर, तो सूर्य मंदिर तो केवल एकमात्र है, मारतंड है, तो हमको मारतंड की ही चर्चा करनी थी वहाँ पे, ठीक। अफगानिस्तान में हमने देखा अपना गजनी, जम्मू एंड कश्मीर में हमने देखा पहले मारतंड है, दूसरा प्रेबरपुर, और ये है आपका कांगड़ा हिमाचल में। कांगड़ा किस लिए फेमस है, ज्वालामुखी मंदिर है, और यह जो है कांगड़ा जो है कि पहाड़ी चित्रकला की एक प्रमुख शैली भी है, कांगड़ा शैली की चित्रकला, ठीक है ना। तो इस चित्रकला के लिए भी फेमस है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मंदिर स्थल के रूप में पूछा जा सकता है या सांस्कृतिक स्थल के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है कांगड़ा। कांगड़ा के बाद हम देखते हैं 9 नंबर पे यह है आपका भटनेर, ठीक है। भटनेर कहाँ पे आपका, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पास में है। यह एक प्रसिद्ध किला है। आप यदि आप अपने मैप में उसमें बुकलेट में देखिए, किला वाला जो मैप दिया गया है उसमें भी चर्चा होगी भटनेर की, देखिए।
इसमें नहीं दिया गया है, तो आप लोग चाहें तो वहां पे भी इसको मेंशन कर सकते हैं। जो आपका बुकलेट में ना प्रमुख किले वाला दिया गया, लास्ट में जो दो अलग से मैप दिए गए हैं आपको, उसमें एक प्रमुख किला और एक प्रमुख पत्तन, किले वाले उसमें आप कर सकते हैं वहाँ पे। जैसे कि आप इसमें दिया गया आपको किले वाले में पहले नंबर पे जैसलमेर, उसी प्रकार राजस्थान में एक और आप मेंशन कर लीजिए वहाँ पे भटनेर। इसमें लिखा हुआ भी है पूर्व मध्यकाल में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर स्थित महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र, जो कि हनुमानगढ़ जिले में है। लिखा भी है कि यहाँ पे एक किले का निर्माण कराया गया था। आप देख ही रहे हैं 14 नंबर पे दिल्ली वर्तमान, ठीक है। 8 नंबर पे सामर, सामर भी कहाँ पे आपका, अजमेर राजस्थान में। चौहानों के तहत जब एक जो होता है कि महत्वपूर्ण, यह भी एक किले के रूप में प्रसिद्ध था। आप जब पढ़ेंगे राजपूत काल में, यदि आपने देखा होगा राजस्थान में आप जाएंगे आज भी, तो बहुत सारे किले हैं वहाँ पे। तो किले किस लिए फेमस बनाए जाते थे उस समय, ये अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, और वो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे बनते थे, ठीक है ना। आज भी जो होता है कि वो हमारी विरासत के रूप में है, पर्यटन को हम बढ़ावा दे रहे हैं उसके माध्यम से। सामर चेक कर लूंगा मैं एक बार, ठीक है ना। राजस्थान में एक और है आपका जालौर, जालौर का एक जिला ही है राजस्थान का अपना, ठीक है ना। इसमें भी लिखा होगा आपको परमार शासकों के तहत एक महत्वपूर्ण नगर था ये जालौर। 2 नंबर पे अब हम एमपी में देखें तो महोबा, सॉरी यूपी में ही आ जाएगा महोबा। महोबा किस लिए फेमस है वर्तमान में आप जानते होंगे, पान के लिए भी तो फेमस है ना, पान, ठीक है ना। महोबा का पान फेमस है। जैसे प्रतापगढ़ अपना आंवला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, उसी प्रकार महोबा जो है आंवले के लिए फेमस है, सॉरी पान के लिए फेमस है। कोई है क्या उस साइड से, महोबा साइड से, ठीक है ना। नहीं नहीं, मैं महोबा से नहीं हूँ, मैं महोबा से नहीं हूँ, मैं तो यहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही हूँ, ठीक है। तो महोबा हमीरपुर जो है उसमें पड़ता है। महोबा तो अब चूंकि अब खुद ही एक डिस्ट्रिक्ट हो गया ना, एक डिस्ट्रिक्ट ही है महोबा, ठीक है ना। तो इसमें आपको गलत लिखा हुआ है, इसको काट देना, ठीक है ना। हमीरपुर जिले की जगह जो है महोबा तो अब खुद ही डिस्ट्रिक्ट है, और ये चंदेल वंश की राजधानी थी उस समय। और इधर ही आपको जब आएंगे महोबा के पास में थोड़ा सा सीमा पे देखें, महोबा कहाँ पे पड़ रहा है आपका, ये बुंदेलखंड वाले रीजन में है। और बुंदेलखंड वाले रीजन में आप देखेंगे तो सीमा जो यूपी की लगती है, एमपी से भी लगती है। अब आप देखेंगे कि यहीं पे जो है कि महोबा के नीचे यहीं पे आपको आएंगे छतरपुर जिला पड़ता है एमपी का, जिसमें कि आपका खजुराहो है, ठीक ना। तो ये वाला रीजन जितना भी था ये आपका चंदेल वंश के शासकों का था, तो महोबा उनकी राजधानी थी, ठीक है ना। आगे अगले मैप में हम देखेंगे। 13 नंबर पे हम देखते हैं कालपी। कालपी की चर्चा भी हम इससे पहले कर चुके हैं, यदि आप लोगों को पता होगा, पुरापाषाण काल में। चंदेलों के अधीन यह भी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र था। कालपी के बारे में थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। जालौन जिले में स्थित है, चंदेलों से ही विख्यात है। इस पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं सदी में अधिकार जमाया था। यह अकबर के समय प्रमुख सरकार यानी प्रदेश के रूप में विख्यात था। बीरबल का जुड़ाव यहीं से है। यह एक व्यापारिक केंद्र भी था, सामरिक केंद्र भी था, व्यापारिक केंद्र भी था। मुगल काल में जो था है कि ये एक प्रांत भी बना था, ठीक है ना। और बीरबल, ठीक है ना, उसका जुड़ाव भी, बीरबल भी कालपी से ही थे, ठीक है। ओदंतपुरी,
ये आपका नालंदा जिले में ही है। ये किस लिए फेमस था? प्राचीन बौद्ध महाविहार था, जिसको आगे शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया गया। काफी डिफरेंट है, एक मिनट में देख लेता हूँ। हाँ डिफरेंट तो है, ठीक है ना। पुरापाषाण काल वाली को आप सही मानना है, ठीक है ना, पुरापाषाण काल वाले को। एक्चुअली हुआ क्या ना कि ये जो आप देख रहे होंगे मैप में भी दोनों की उसमें, ठीक है, ये पूर्व मध्य काल से पहले का जो वो मैप है वो मेरे द्वारा तैयार किया गया है पूरा, ठीक है ना। और ये इससे पहले का जो मैप है, ये जो पहले थे मेरे से पहले जो सर यहाँ पे पढ़ाते थे, उनके द्वारा ये तैयार किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें हो सकता है कुछ वो रहे तो, लेकिन आप जो हैं आप सही कह रहे हैं, लेकिन जालौन आपका ये पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो आप कालपी की लोकेशन पुरापाषाण काली वाली मानना, ठीक है। इसको मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत होगी तो मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है। 3 नंबर पे हम देख हमने ओदंतपुरी महाविहार था, बौद्ध महाविहार था, आगे ये शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। 4 नंबर पे हम देख रहे हैं भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उस काल में किस लिए फेमस था? वास्तु पूर्व मध्य काल में जो होता है कि यहाँ से जो होता है कि भुवनेश्वर में जितने भी वो मंदिर मिले नागर शैली के मंदिरों के लिए फेमस था। 5 नंबर पे हम लोग देख रहे हैं सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ, ठीक है। देखिए ये बिल्कुल इसी से लगता हुआ सोमनाथ है, यहीं पे इसी से लगता हुआ मैंने बताया था कि बंदरगाह पूछेगा तो आपको प्रभास पाटन बताना पड़ेगा, और यहीं पे थोड़ा सा ऊपर आपने जो होता है कि एक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी देखा था, ठीक है। 6 नंबर पे ये देवगिरी महाराष्ट्र में है, ठीक है। 12 नंबर पे हम देख रहे हैं बेंगी, ये भी चालुक्यों की राजधानी थे। बेंगी को पूछा हुआ है 2013 या 14 में, या 14 या 15 में बेंगी को पूछा हुआ है, ठीक है। इसी रूप में अब हम पहले वाला मैप देखेंगे। आपको केवल अभी ये माइंड में रखना है कि नए नए शब्द जब आएंगे तो आप चौंके नहीं उनको करते हुए, ठीक है। पंद्रह नंबर पे हम देखेंगे पहले तवर हिंद, यानी कि भटिंडा। भटिंडा कहाँ पे है? पंजाब में, ठीक है ना। ये भी ये जो होता है कि एक किला था, किले के रूप में फेमस था उसमें, ठीक है। 10 नंबर पे हम लोग देख रहे हैं तराइन। तराइन का युद्ध था। तराइन कहाँ पे है आपका? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। अभी एक देखिए यहाँ पे अब तराइन आ गया, इससे पहले हम कौन सा देखे थे? अभी थानेश्वर देखे थे, ठीक है ना। थानेश्वर जो होता है कि हर्षवर्धन का था, राजधानी स्थल के रूप में आपसे पूछेगा तो आप थानेश्वर लिखेंगे। यदि आपको ये पूछता है कि पौराणिक महत्व का स्थल पूछता है तब आप लिखेंगे कुरुक्षेत्र। और यदि आप वर्तमान यदि एक पूछा है कि युद्ध स्थल, तो तराइन भी लिख सकते हैं आप, कुरुक्षेत्र भी लिख सकते हैं उसमें। और यदि पूछा कि यह जो है कि पूर्व मध्यकालीन स्थल, तब आपको तराइन ही लिखना होगा, ठीक है। स्थल एक ही है, लेकिन उसको पूछने का अनुसार यदि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारा आंसर उसी के अनुरूप होगा, ठीक है। 11 नंबर पे हम लोग देख रहे हैं अपना चंदावर। ये भी किस लिए फेमस था? यहीं पे जयचंद और गौरी के बीच युद्ध हुआ था, तो ये पूर्व मध्य काल का था। और ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद किस लिए फेमस है वर्तमान में? कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, ठीक है ना, फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम चलाई है ना, तो इसलिए जो चीज़ जहाँ की फेमस है तो उसी को वहाँ पे उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। तो आप हिस्ट्री से भी याद रख सकते हैं कि कौन सा किस लिए फेमस है, तो वहाँ पे वही युद्ध होगा, ठीक है ना। तो हमने देखा 11 नंबर पे आपका चंदावर, जहाँ पे जयचंद और गौरी के मध्य युद्ध हुआ। 9 नंबर पे हमने अभी देखा आपका ना कन्नौज। कन्नौज इसलिए भी था, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है आपका कन्नौज त्रिदलीय
संघर्ष का प्रमुख केंद्र भी मैंने बताया था कि त्रिदलीय संघर्ष के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के लिए, तो यह भी एक महत्वपूर्ण संघर्ष का स्थल था। उसके बाद हम साथ में देखें कालिंजर, कालिंजर का ये किला है उत्तर प्रदेश में, बांदा, ठीक है। अभी आपने हमने कहा कि देखिए महोबा भी उनकी राजधानी था, और आप देखेंगे इसमें भी कालिंजर भी लिखा हुआ होगा, चंदेलों की राजधानी। आरंभ में महोबा था, उसके बाद जो है कि उन्होंने कालिंजर को जो है राजधानी के रूप में बनाया, और कालिंजर भी जो होता है अपने किले के लिए फेमस है। जब आप पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे तो कालिंजर के किले पे ही जो होता है कि उसकी मृत्यु हुई थी। काफी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थल था ये। 2 नंबर पे आप देख रहे हैं खजुराहो, खजुराहो जो होता है लिखा हुआ है चंदेलों की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है खजुराहो को। और ये किस लिए फेमस है? मंदिरों के लिए। यहाँ पे नागर शैली के निर्मित मंदिर हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। 8 नंबर पे हम देख रहे हैं अभी विक्रमशिला। विक्रमशिला किस लिए फेमस है? हाँ सॉरी वाराणसी, 8 नंबर सॉरी 8 नंबर पे वाराणसी। वाराणसी किस लिए लिखा हुआ आपका इसमें? गहडवाल शासकों के अंतर्गत महत्वपूर्ण शासन प्रशासनिक केंद्र था। और वाराणसी की चर्चा भी हम इससे, एक्चुअली वाराणसी की भी लोकेशन इसमें थोड़ा गलत दिया हुआ है, ठीक ना। वाराणसी जो होता है कि आपका यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। इसमें जो गलतियां होंगी ना, जो मैप में मैं एक बार देख लेता हूँ, इसमें जो होगा मैं क्लास में एक बार आपको बता दूंगा, एक क्लास लिख के, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि इससे पहले का जो मैप है ना, पूर्व मध्यकाल के मैप में जहाँ पे जो लोकेशन की चर्चा आ रही है, आप उसको ऑथेंटिक मानेंगे इससे पहले, ठीक है ना। वाराणसी आप इससे पहले भी देख चुके हैं उसमें। अब तीसरे नंबर पे आपका विक्रमशिला, यह भी जो है आपका प्रमुख शिक्षा केंद्र था। और ये चूंकि ये घुसा हुआ पूरा लग रहा है कि इन्होंने होना चाहिए ये इधर थोड़ा सा और, ठीक ना, थोड़ा सा वेस्ट में होना चाहिए था ये, बिहार में यहाँ पे। और ये पूरा इन्होंने ले लिया है, ये इतना आप देखेंगे तो ये पश्चिम बंगाल वाले है। भागलपुर की जो स्थिति अभी लोकेशन है वो बंगाल और बिहार के जो बॉर्डर पे ही है, ठीक है ना। ये आपको, ठीक। यदि आपको लोकेशन भी नहीं भी वो है, यदि आपसे पूछेगा एक शिक्षा केंद्र, तो पता है आपको विक्रमशिला होगा। और यदि यहाँ पे ये पूछेगा आपको कि ये एक्चुअली नालंदा वाली लोकेशन ये आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। ये नालंदा आपका इस सीध में यहाँ पे पड़ता है। यदि यहाँ पे आपसे पूछेगा एक शिक्षा केंद्र, तब तो आप लिखेंगे ना नालंदा। यहाँ पे पूछ रहा तो आपको विक्रमशिला। 6 नंबर पे उज्जैन, जिससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम, ठीक है ना। धार की जो लोकेशन है इसका इधर आना चाहिए थोड़ा। 4 नंबर पे जो है आपका भोजपुर, और 13 नंबर पे जो आपका त्रिपुरी। त्रिपुरी संकट के बारे में आप पढ़ेंगे मॉडर्न एज में, ठीक है ना, 1939 वाला। इसमें भी दिया हुआ कलचुरी वंश जिसका संस्थापक कुक्कल था, कि राजपूत काल में राजधानी रहा था। वर्तमान में यह मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में स्थित है, ठीक है। ये था आपका, हमको मेनली मैप देखना है पूर्व मध्यकाल से तक का है इतना, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि मैप पूरा दिया गया है, आप लोग खुद से उसको प्रिपेयर करेंगे। आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं उसके लिए, ठीक है ना। अब आपका जो होता है कि एक मैप का टेस्ट और होगा, ठीक है ना। अब आप लोग बता दीजिए मैप के, वैसे तो आपका भी 2 टेस्ट और होने चाहिए। हैं? हाफ हाफ में 2 करा दूं? बीपीएससी के बाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीपीएससी के बाद जो होता है कि आपका नया बैच स्टार्ट होगा मुगल काल वाला, ठीक है ना। तो उसमें जब होंगे बच्चे आएंगे तो उसमें उसका रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जो होता है कि बीपीएससी के एग्जाम में भी आपको फायदा होगा, मैप पढ़ेंगे।
बीपीएससी के एग्जाम में भी देखो उसने पूछा हुआ विक्रमशिला कहाँ पे था। लास्ट ईयर के बीपीएससी के क्वेश्चन आपने लगाए होंगे। हिस्ट्री का मैप में मैं आपको बता रहा हूँ, मैप का यदि आप प्रिपेयर करके जाएंगे 4-5 क्वेश्चन आपका वैसे ही सही हो जाएगा बीपीएससी में हिस्ट्री से। मैंने बोला ना सारा जो होता है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आप बना के चलेंगे तो वैसे ही आपको जो होता है कि 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आपके प्लस में रहोगे आप उस चीज़ में। अभी यूपीपीसीएस का एग्जाम जिन्होंने दिया होगा 28 अक्टूबर को, उसमें मैप से जो होता है कि 3 क्वेश्चन सीधा सीधा डायरेक्ट थे। तो हो सकता है कि आप 3 दिन तक उतनी चीजें पढ़ें और उसमें भी 3 क्वेश्चन सही नहीं करके आ पाए, लेकिन मैप के माध्यम से आपको हो सकता है कि वो क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए टेस्ट रखना है। ठीक है, तो आप लोग मेरे को डिसाइड करके बताइए कि पूरा पाषाण काल से लेके आपका गुप्तोत्तर काल तक का पूरा मैप लूं या बीच में हाफ करके लूं? पूरा एक ले लूं? तो 20 क्वेश्चंस का जो होता है कि आपका टेस्ट होगा और उसमें आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखना होगा। ठीक है, पूरा पाषाण काल से लेके गुप्तोत्तर काल तक का। आधा आधा कर लेते हैं। ठीक है, पहला जो है कि आपका पहला जो टेस्ट अब मैं लूंगा मौर्योत्तर काल से लेके गुप्तोत्तर काल तक का पहला टेस्ट होगा। 20 प्लेसेस का टेस्ट होगा वो। ठीक है ना, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखना होगा। ठीक है, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी वो था कि सर एक बार आप उसको बता दीजिए चार्ट को। ठीक है ना, देखिए आप 4 कॉलम में जो है उसको अपना जो है डिवाइड कर लीजिए। ठीक है ना, आप ऊपर हेडिंग दे सकते हैं गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल का मैप हम देख रहे हैं। ठीक है ना, तो हमने पहला कौन सा देखा था स्थल के रूप में? थानेश्वर। तो वो जिला राज्य कौन सा था आपका? हरियाणा। स्थल कौन सा? थानेश्वर। जिला कौन सा था? कुरुक्षेत्र। और विशेषता क्या थी? पुष्यभूति वंश की पुष्यभूति वंश की राजधानी। ठीक है ना, अब देखिए अब इसको बनाने से आपको चार्ट को क्या फायदा होगा? ठीक है, आपने क्या किया कि लोकेशन आपको दिमाग में है, पता है कि गुप्तोत्तर काल में है। गुप्तोत्तर काल में हरियाणा से हमको एक स्थल प्राप्त हो रहा है, वो है आपका थानेश्वर। थानेश्वर किस जिले में है? कुरुक्षेत्र जिले में है। वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो वो उस काल की जो है पुष्यभूति वंश की जो है राजधानी थी। ठीक है, दूसरा अब चूंकि कुरुक्षेत्र में है, आगे अभी हमने देखा कुरुक्षेत्र में ही आपका तराइन था। पूर्व मध्य काल में भी हम लोग मैप देख रहे थे तो तराइन था। अब जब दोबारा से वो देखेंगे तो आपके तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अरे कुरुक्षेत्र में हम इससे पहले भी कुछ देख चुके हैं। तो आप क्या होगा, यदि आप चाहें अपने लिए तो आप यहीं पे लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहीं पे विशेषताओं में लिख सकते हैं तराइन। ठीक है ना, ब्रैकेट में आप लिख लीजिए तराइन। तो इससे आपको क्या रहेगा कि तराइन भी जो होता है कि यही चीज होंगी। अब आपको इतना पता होना चाहिए तराइन किस लिए फेमस है?
उत्तरायण का पूर्व मध्यकाल का स्थल। और जब पूर्व मध्यकाल का आप चार्ट बनाएंगे तो वहां पे भी आपको चर्चा करनी होगी, और वहां पे विशेषताओं में आप ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं थानेश्वर। तो इससे क्या होगा, कि इंटरलिंक बना रहेगा, जब आप पढ़ेंगे उस चीज को आपको याद रहेगा। ठीक है। और दूसरी, आप जब गुप्तोत्तर काल पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ये बहुत जो था राजनीतिक खंडीकरण का, विकेंद्रीकरण का काल था, तो बहुत सारे राज्य इसमें आएंगे। तो विकेंद्रीकरण का काल था, तो आप मैप के माध्यम से बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? बताएंगे। जब उत्तर में हम देख रहे हैं वहां पे थानेश्वर वंश, थानेश्वर में जो था पुष्यभूति वंश की वो थी। आप बहुत सारे पूर्व मध्य काल में राजाओं के नाम चुने, चंदेलों का आपने नाम सुना, ठीक है ना, गहडवाल का नाम आपने सुना, ठीक है ना, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट का नाम आप सुनेंगे, दक्षिण में आप पल्लव और चालुक्य के नाम सुनेंगे। मैप के माध्यम से आप पता रहेंगे कि कौन सा क्षेत्र में क्या था, तो आप बहुत इजी, आपको उसको याद करने की क्वेश्चंस को जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि आपका मैप तैयार है। मैप तैयार होगा तो आप सीधा सीधा आप मैप में दिमाग में आपका पिक्चर है, आप नॉर्थ से उठाएंगे साउथ तक चलते बनेंगे, लिखते चलेंगे, हाँ यहाँ पे यह राज्य था, यह राज्य था, ये राज्य था, ये हमको ये देखने को मिलता है। मैप यदि आपका क्लियर होगा तो वहां पे, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से राज्य थे, कहाँ कहाँ पे थे। यदि आपने मैप में देखा होगा तो याद करने की जरूरत ही नहीं। यदि आप कोई मूवी देख लेते हैं तो भूलते हैं थोड़ी है, ठीक है ना। यदि आपको चाहे तो फिर भी आप उसके बारे में लिख सकते हैं, यही मैप के उसमें। यदि आप मैप को पता है कहाँ कहाँ पे कैसे था, किस काल का था, तो आप इजीली आंसर्स लिख पाएंगे। ठीक है। दूसरा कौन सा था, हमने दूसरा राज्य में हम उत्तर प्रदेश में देख रहे थे। उत्तर प्रदेश में पहला देखे थे हम बांसखेड़ा, ठीक है ना, ये कहां पे था, शाहजहांपुर, और ये ताम्रपत्र, आप इतना ही लिख लीजिए ताम्रपत्र। दूसरा स्थल हमने देखा था कन्नौज, कन्नौज स्वयं में एक जनपद है। यहां पे लिखिए सामरिक केंद्र, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इसको सामरिक केंद्र, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं त्रिदलीय संघर्ष। त्रिदलीय संघर्ष का अभी हमने चर्चा की थी, पूर्व मध्य काल में हम देख रहे थे, ठीक है ना। एक अन्य स्थल कौन सा मिला था, आजमगढ़ में, और यहां से भी क्या मिला था आपको, ताम्रपत्र। अगला हमने देखा था पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में दो स्थलों की चर्चा की थी हमने, कौन और गोंड किस जिले में था, मालदा में, और ये लिख लेना शशांक की राजधानी, मतलब गौड़ वंश की राजधानी ही थी। और ये जो है मुर्शिदाबाद जिले में था। और ये महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र था।
अगला था हमने देखा था असम में, ये किस लिए फेमस है? कामरूप राज्य की पीछे हम इसकी चर्चा किस रूप में कर चुके हैं? कामाख्या मंदिर। आप लोग जो हैं कि अभी चर्चा में बहुत है सबरी वाला टेम्पल, सबरीमाला, ठीक है ना, उसका लोकेशन देख के जो है अपना उसको जरूर अपने मैप में लोकेट कर लेना आप लोग, ठीक ना। हो सकता है कि अगली साल यूपीएससी पूछ ले आप लोगों से, क्योंकि बहुत चर्चा में है सबरीमाला टेम्पल। ठीक है, इसी हिसाब से अगला स्थल हमने देखा था मध्य प्रदेश में। स्थल था आपका मालवा, और मालवा स्वयं में एक जनपद है, तो ये है उसमें यशोधर्मन का शासन था यहाँ पे, ठीक है। और जब ये पूर्वी मालवा, जो पूर्वी गुप्तों, जब गुप्त साम्राज्य का विघटन हुआ तो उसके जो है कि बहुत सारी शाखाएं बनी, तो पूर्वी गुप्त जो कहलाए उसका जो है मालवा पे उन्होंने किया, तो उसका जो शासक होता था वो पहले देवगुप्त था। आपको पता होगा कि हुड़ आक्रमण हुआ, ठीक है ना, तो उसको उनको करने में जो है कि यशोधर्मन का भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। हुड़ के बाद पहले तो स्कंदगुप्त ने उनको पराजित करके वो फिर पुनः उनका हुआ था, तो तब यशोधर्मन ने महत्वपूर्ण भूमिका रही थी उसमें। इसी प्रकार हमने मध्य प्रदेश के बाद गुजरात में देखा। गुजरात में कितने स्थल देखे थे हम गुप्तोत्तर काल में? बल्लभी और लाट। बल्लभी आपका कहाँ पे था? भावनगर ना। और लाट भरूच। बल्लभी जो है राजधानी भी था मैत्रेक वंश की, और यह एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र भी था। लाट जो है आपका ये रेशम बुनकरों की यहाँ पे एक श्रेणी थी। तो इसलिए इसको कह सकते हैं कि औद्योगिक गतिविधियों का ये महत्वपूर्ण केंद्र था लाट। गुजरात के बाद यदि उड़ीसा की चर्चा करें हम, उड़ीसा में कलिंग। कलिंग जो है आपका आप देख रहे होंगे महाजनपद काल से ही जो है, शुरुआत में जब मगध साम्राज्य के काल से ही नंद वंश, पहले महापदम नंद था, महापदम नंद ने कलिंग को लिया। कलिंग के जो महापदम नंद के बाद जो है कि अशोक आए, अशोक ने उसको विजित किया। फिर जो है कि यहाँ पे अब उससे बाद में भी हमने देखा था आपका, और यहाँ पे अब खारवेल का शासन भी था। कलिंग कटक राज्य में है।
खारवेल शासक की मेनली राजधानी था, उसमें उसका हम पढ़ते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख, उसकी भी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में हम देखे थे एक अभिस्थल, राजमुंदरी, जो कि पूर्वी गोदावरी जिले में है उसके, आंध्र प्रदेश के। और ये जो है आपका पूर्वी चालुक्यों के अंतर्गत यहाँ पे शासन था, और यह आगे तक चलती रही, जैसे कि उसमें लिखा हुआ आपका इसके बाद वाले में, ठीक है ना। विजयनगर आधुनिक काल तक इसमें जो फ्रांसीसी गवर्नर था बुस्सी का महल भी यहीं पे था। इसी हिसाब से हमने कर्नाटक में हमने देखे थे ऐहोल, वातापी, पट्टा दक्कल, ठीक है ना। ऐहोल जो होता है कि यहाँ से आपको प्रशस्ति भी प्राप्त हुई है, वातापी राजधानी के रूप में फेमस था, और पट्टादक्कल आपका मंदिर, ऐहोल भी जो है मंदिरों का नगर भी कहा जाता है ऐहोल को। चालुक्य शासकों के अंतर्गत महत्वपूर्ण वो था। कर्नाटक में ही हमने मैसूर भी देखा था। इसके बाद बचता था तमिलनाडु। सित्तन, जो कि तंजौर जिले में है, और ये है गुफा चित्रकला। तो ये आपका जो है गुप्तोत्तर काल का था, ठीक है ना। इसी हिसाब से जो होता है कि आप लोगों को, ठीक है, अन्य सभी काल के चार्ट इसी रूप में आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। चार्ट को जो होता है कि आपको इसी रूप में प्रिपेयर करना है।